नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कास्ट सेंसस के बारे में। कांग्रेस पार्टी काफ़ी सालों से ये वादा कर रही है कि अगर वो पावर में आती है तो पूरे देश में कास्ट सेंसस करवाएगी, यानी जाति जनगणना होगी। इससे ये पता चलेगा कि देश में जो पिछड़ा वर्ग है जैसे SC, ST और OBC, उनका स्थिति क्या है, उनका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट सेक्टर में कितना है, उन्हें गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स का फायदा देंगे जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वो कहते हैं कि इसी वजह से देश में कास्ट सेंसस करना बहुत जरूरी है। कास्ट सेंसस को लेकर लोगों का ओपिनियन डिवाइडेड है। कुछ लोग इसे एक अच्छा स्टेप मानते हैं और कुछ सोसाइटी के डिवीजन के रूप में इसे देखते हैं। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि हम कास्ट सेंसस को एक सिंपल तरीके से समझेंगे और ये देखेंगे कि इसका रियल इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले कास्ट सेंसस को समझते हैं, लेकिन कास्ट सेंसस को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि सेंसस क्या है। सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन काउंटिंग, यानी जनसंख्या गणना। हर 10 साल में गवर्नमेंट पूरा डाटा कलेक्ट करता है कि देश में कितने लोग हैं, उनकी डिटेल्स क्या है और उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। सेंसस का मेन पर्पस होता है कि गवर्नमेंट को पता चले कि लोगों की पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है, किस एरिया में फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है और डेवलपमेंट के लिए क्या प्लानिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंसस से ये पता चले कि किसी स्टेट में 70% लोग पढ़ लिख नहीं सकते तो गवर्नमेंट वहाँ स्कूल्स और टीचर की संख्या बढ़ाने की प्लानिंग करेगी। कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना, ये भी एक तरह का डाटा कलेक्शन है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें कास्ट वाइज डाटा कलेक्ट की जाती है। इसका फोकस होता है कि पॉपुलेशन में लोग कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं और हर जाति का साइज क्या है, और इसमें यह भी पता चलता है कि कौन सी जाति का सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। तो सेंसस और कास्ट सेंसस दोनों में डिफरेंस क्या है? सेंसस में सभी लोगों की बेसिक डेमोग्राफिक डिटेल्स कलेक्ट की जाती है, लेकिन कास्ट सेंसस में सिर्फ जाति के बेस पर डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसमें हर कास्ट का ब्रेकअप किया जाता है और उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में डिटेल्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंसस में पता चलेगा कि एक स्टेट में 1 करोड़ लोग हैं, उनमें से 60% लिटरेट हैं, लेकिन कास्ट सेंसस में यह पता चलेगा कि इस 1 करोड़ में से SC, ST कैटेगरी के लोग 20 लाख हैं और उनमें से सिर्फ 30% लिटरेट हैं। अब तक तो ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? इसे लेकर लोगों का ओपिनियन डिवाइडेड है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस से हैं उन्हें अपलिफ्ट किया जाए, उन्हें सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, उनका भागीदारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा हो, इसी के वजह से जाति जनगणना होनी चाहिए। दूसरे लोग ये कहते हैं कि ऐसा करने से इंडियन सोसाइटी और भी बिखर जाएगा। सोसाइटी में जातियों को लेकर जो डिवीजन और डिस्क्रिमिनेशन है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। सोसाइटी में यूनिटी कभी नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों, कास्ट सेंसस अच्छा है या बुरा? इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकलने के लिए हमें इसके इतिहास के बारे में जानना होगा, क्योंकि इतिहास हमें बता देगा कि इसका रियल पर्पस क्या था। तो चलिए इसके टाइमलाइन और बैकग्राउंड को एक सिंपल तरीके से समझते हैं। तो पहले आ जाता है कॉलोनियल पीरियड। 1872 ब्रिटिश रूल के टाइम सेंसस शुरू हुआ था इंडिया में, लेकिन 1881 में कास्ट सेंसस पहली बार किया गया था। इस सेंसस में जाति के आधार पर डाटा को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इंडियन सोसाइटी को समझने और कंट्रोल करने के लिए कास्ट सिस्टम का नॉलेज चाहिए था। इसके लिए उनका मोटिव क्लियर था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स कास्ट बेस्ड डाटा का यूज करते थे इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करने और अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए, क्योंकि 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद वो समझ गए थे कि अगर इंडिया में रूल करना है लॉन्ग पीरियड तक तो इंडियन सोसाइटी के वीकनेस को पकड़ना पड़ेगा। जाति जनगणना करके उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को मजबूत बनाने की कोशिश की। 1931 तक ये कास्ट सेंसस हर 10 साल में किया गया, लेकिन 1931 आखिरी साल था जब कास्ट बेस्ड डाटा को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया था। 1941 में सेंसस हुआ था और उसमें कास्ट रिलेटेड डाटा कलेक्ट भी किया गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से डाटा को प्रोसेस और पब्लिश नहीं किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में जो सेंसस हुआ था उसमें कास्ट को निकाल दिया गया। सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का डाटा ही कलेक्ट किया गया, क्योंकि उस टाइम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि गवर्नमेंट में जो लोग थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हुए, बाबा साहेब आम्बेडकर, वो कास्ट सेंसस के खिलाफ होंगे। शायद वो सब ये मानते थे कि ये इंडिया के यूनिटी के अगेंस्ट है और कास्ट बेस्ड डिवीजन को और भी बढ़ावा देगा। लेकिन 1979 में कास्ट सेंसस की डिमांड एक बार फिर से मंडल कमीशन के टाइम पर उठाई गई। VP सिंह गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए OBCs यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का सिस्टम स्टार्ट किया और OBCs को 27% रिजर्वेशन दिया गवर्नमेंट जॉब्स में और हायर एजुकेशन में।
लेकिन ओबीसी पॉपुलेशन का एग्जैक्ट डाटा उस वक्त नहीं था, क्योंकि 1931 के बाद कास्ट सेंसस ही नहीं हुआ था। तब से ही कई पॉलिटिशियंस, खास करके कांग्रेस पार्टी के और कुछ सोशल ग्रुप्स डिमांड करते आए हैं कि कास्ट सेंसस दोबारा होनी चाहिए। 2001 और 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें कास्ट सेंसस की डिमांड और भी स्ट्रांग हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे रेगुलर सेंसस का पार्ट बनाने से मना कर दिया। 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने एक अलग से सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कंडक्ट किया। रिसेंट टाइम में जब भी इलेक्शन का टाइम नज़दीक होता है, कास्ट सेंसस की डिमांड उठाई जाती है, स्पेशली कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने ऑफिशियली कास्ट सेंसस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। 2021 के बाद से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हर जगह ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर कांग्रेस पावर में आती है तो नेशनल लेवल पर कास्ट सेंसस इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसकी जितनी आबादी उन्हें उतना ही हक दिलवाएंगे। इसके लिए वो रिजर्वेशन का परसेंटेज और भी बढ़ाएंगे। मतलब अभी 50% रिजर्वेशन है पिछड़ी जातियों के लिए। ये कह रहे हैं कि हम और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे कास्ट सेंसस के बाद। कुछ लोग ये मानते हैं कि कास्ट सेंसस का एक डेंजरियस साइड है, और वो ये है कि सोसाइटी में कास्ट आइडेंटिटी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा, और इसके वजह से सोशल यूनिटी और भी खराब हो सकता है। हिस्ट्री में जैसे हमने देखा और आज के जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, दोनों में तो यही समझ में आती है। हिस्ट्री में देखा जाए तो 1881 में ब्रिटिशर्स ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया कास्ट सेंसस के रूप में। इस डाटा को यूज करके ब्रिटिशर्स ने यह समझा कि इंडियन सोसाइटी जातियों में डिवाइडेड है और ये एक वीक पॉइंट है। इस डाटा के बेसिस पर उन्होंने सोसाइटी के अलग अलग कास्ट को टारगेट किया और डिवाइड करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, एक कास्ट को हायर पोजीशंस या स्पेशल बेनिफिट्स देकर दूसरी कास्ट के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कास्ट सेंसस ने कास्ट कॉन्शियसनेस को और भी ज़्यादा स्ट्रांग किया। लोग अपनी कास्ट आइडेंटिटी पर और भी ज़्यादा फोकस करने लगे और एक यूनाइटेड सोसाइटी की जगह कास्ट बेस्ड ग्रुप्स में और भी डिवाइड होने लगे। ब्रिटिशर्स का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी का डिवीजन ब्रिटिश राज को सस्टेन करने में मददगार था। तो इससे हमें ये जानने मिलता है कि कास्ट सेंसस ने इंडियन सोसाइटी के फ्रैक्चर पॉइंट्स को और भी गहरा किया। अगर ये कॉलोनियल टाइम में डिवीजन का टूल था तो अब भी ये सेम काम कर सकता है। अब आ जाते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट पर। जब पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके कांग्रेस, ये कहती है कि जब हम पावर में आएंगे तो पूरे देश में कास्ट सेंसस करवाएंगे और जिसका जितना आबादी होगा उन्हें उतना ही हक दिलवाएंगे। इसका मतलब है कि जिस कास्ट का पॉपुलेशन का साइज जितना बड़ा होगा उन्हें उतना ही ज़्यादा रिजर्वेशन मिलेगा। ये लोग कहते हैं कि हम रिजर्वेशन का जो लिमिट है 50% का, उसे हटाएंगे। पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन को और भी बढ़ाएंगे एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में। दोस्तों, आप सब ये जानते हैं कि हमारा यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स का डिमांड कैसा है। लोग लाखों लुटाने के लिए तैयार है एक सरकारी नौकरी पाने के लिए। जब इस तरह की प्रोमिसेस किया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा, तो जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उन्हें लगता है कि हमारे फायदे की बात हो रही है। हमें ये फायदा तब मिलेगा जब हम हमारे कास्ट आइडेंटिटी के साथ रहेंगे। दोस्तों, ऐसा होने से हर ग्रुप अपने कास्ट आइडेंटिटी को प्रायोरिटी देते हैं। वैसे भी लोग अपने कास्ट को लेकर बहुत सेंसिटिव है। जब इस तरह की फायदे की बात की जाती है तो लोग अपनी कास्ट आइडेंटिटी को और भी मजबूत बनाने लगते हैं। जैसे पुराने टाइम में होता था, जिन लोगों को हम आज अपर कास्ट कहते हैं, उन्हें अपने कास्ट के वजह से स्पेशल प्रिविलेजेस मिले, तो वो लोग सोसाइटी में खुद के कास्ट को बेहतर समझने लगे। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने अपने कास्ट को पकड़ के रखा। सोसाइटी में कास्ट आइडेंटिटी और भी स्ट्रांग हो गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सोसाइटी में डिवीजन, डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी बढ़ता गया। आज फिर से वही गलती की जा रही है कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन के नाम पर। दोस्तों, जब लोगों के सामने सरकारी नौकरी का वादा किया जाता है तो लोगों के लिए अपनी कास्ट प्राइमरी बन जाता है। कास्ट छोड़ेंगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, अपनी कास्ट बचाओ तो फायदा मिलेगा। तो जब तक कास्ट रहेगा तब तक सोसाइटी में डिवीजन, डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी ही रहेगा। जब इस तरह की वादा किया जाता है तो समाज में एक अस्थिरता का माहौल हमेशा रहती है। सब लोग इसका फायदा लेने की कोशिश करते हैं। इसके लिए प्रोटेस्ट भी होता है और कम्युनल वायलेंस भी देखने को मिलता है। मैं ये सभी मेरा मन से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पहले भी हो चुका है। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। नंबर 1, 1987 में वैनियर रिजर्वेशन प्रोटेस्ट। 1987 में वैनियर कम्युनिटीज ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें यह डिमांड रखा गया कि वैनियर कम्युनिटी के लिए 20% रिजर्वेशन दिया जाए स्टेट में और 2% सेंटर में। यह प्रोटेस्ट इतना हिंसक हुआ कि इसमें रोड्स को डैमेज किया गया, लाखों पेड़ काटा गया रोड ब्लॉक करने के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों का गुस्सा इतना था कि 1400 से भी ज़्यादा दलित घरों को जलाया गया।
पुलिस फायरिंग में कम से कम 21 प्रोटेस्टर्स की डेथ हुई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 108 जातियों को मिला के एक अलग से एमबीसी कोटा यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास क्रिएट किया गया, जिसमें वैनियर कम्युनिटी थे। उन्हें 20% रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में। नंबर 2, 2016 जाट रिजर्वेशन प्रोटेस्ट। 2016 में हरियाणा में जाट्स के लिए ओबीसी स्टेटस और रिजर्वेशन के डिमांड पर प्रोटेस्ट और राइट्स हुए। इस एजिटेशन में यूथ एक्टिवली इन्वॉल्व थे। इस प्रोटेस्ट की वजह से नॉर्दर्न इंडिया के लगभग 34,000 करोड़ का लॉस हुआ। 30 के आसपास प्रोटेस्टर्स की डेथ हुई थी। नंबर 3, 2015 पतिदर मूवमेंट। गुजरात में पतिदर यानी पटेल कम्युनिटी ने रिजर्वेशन की डिमांड को लेकर 2015 में एक बड़ा आंदोलन किया। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि पतिदर्स हिस्टोरिकली एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग कम्युनिटी थे। उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा रहा है पास्ट में, लेकिन उन्होंने अपने कास्ट के लिए रिजर्वेशन का डिमांड रखा इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी के नाम पर और साथ में अपनी कम्युनिटी को स्पेशल स्टेटस दिखाने के लिए। दोस्तों, ये एग्जाम्पल से हमें ये दिखाते हैं कि रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने के लिए लोग किस तरह लड़ते हैं। सोसाइटी में प्रोटेस्ट और कम्युनल वायलेंस होता है। तो आप बताओ कि जब कास्ट सेंसस होगा और जाति के आधार पर लोगों को और भी रिजर्वेशन दिया जाएगा तो हमारे सोसाइटी का हाल क्या होगा और उसमें रहने वाले लोगों का हाल क्या होगा। ये तो सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स मैंने बताया, लेकिन रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारे कम्युनल वायलेंस हुए हैं। दोस्तों, अगर रिजर्वेशन की बात किया जाए तो इसे कुछ खास मकसद के लिए लाया गया था। इसका मकसद था कि उन लोगों को ऊपर उठाया जाए जिन्हें समाज में डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ा, जिन्हें अनटचेबल कहकर अलग कर दिया गया। पहले तो रिजर्वेशन सिर्फ SC/ST के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में OBCs को भी ऐड कर दिया गया। अभी पिछड़े जातियों के लिए 49.5% रिजर्वेशन दिया गया है। 2019 में इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को भी ऐड किया गया 10% रिजर्वेशन सीट के साथ। तो अभी कुल मिला के 60% रिजर्वेशन है। मेरिट के लिए सिर्फ 40% ही रखा गया है। तो दोस्तों, 60% रिजर्वेशन के बावजूद भी लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे हैं। रिजर्वेशन का असली मकसद पूरा नहीं हो रहा है और फिर ये लोग कह रहे हैं कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे और रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। हमारे देश के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए रिजर्वेशन को टूल के रूप में यूज कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो रिजर्वेशन का असली मकसद पूरा हो जाता। जब वो बताते हैं कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे और रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे तो ये एक पॉलिटिकल साजिश है अपने वोट बैंक को बनाने के लिए। अगर देखा जाए 60% रिजर्वेशन के बावजूद भी लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे हैं। अगर इसके पीछे का कारण देखा जाए तो इसका कारण है हमारे पुअर क्वालिटी का एजुकेशन सिस्टम। इंडिया का एजुकेशन का क्वालिटी इतना ख़राब है कि बच्चे बेसिक एजुकेशन ही नहीं सीख पाते। किसी को ठीक से पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, सिंपल मैथमेटिक्स भी नहीं आता। हम यहाँ बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की, क्योंकि गरीब और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ते हैं। रिपोर्ट्स ये दिखाते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे अपने ग्रेड के अनुसार बेसिक स्किल्स भी नहीं सीख पाते, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग और सिंपल मैथ। फॉर एग्जाम्पल ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, उसके मुताबिक क्लास 5 या 6 के बच्चे क्लास 2 की किताबें नहीं पढ़ पाते, उन्हें सिंपल मैथ नहीं आता। यही है ग्राउंड रियलिटी गवर्नमेंट स्कूल्स की, जहां बच्चों की बेसिक एजुकेशन लेवल कमज़ोर रह जाता है। अगर बच्चे बेसिक एजुकेशन ही नहीं सीख पाते तो हायर एजुकेशन तक कैसे पहुंचेंगे जहां रिजर्वेशन दिया गया है। वो गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन का फ़ायदा कैसे लेंगे जबकि उनकी फाउंडेशन सही नहीं है। दोस्तों, जब रिजर्वेशन लाया गया था तब गवर्नमेंट जॉब्स ही ओनली ऑप्शन था, इसलिए उसमें रिजर्वेशन रखा गया। अभी प्राइवेट सेक्टर ही सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। ये सरकार के हाथ में नहीं होता, सरकार के हाथ में सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को प्राइवेट सेक्टर की ओर भेजना चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाने के लिए सही एजुकेशन और प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए। हमारे पुअर क्वालिटी का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को जॉब मार्केट के लिए भी रेडी नहीं कर पाता, जिसके वजह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दिखाई देता है। जब बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को बताया जाता है कि कास्ट सेंसस से रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स में, तो उन्हें लगता है कि उनका फ्यूचर सिक्योर होने वाला है और उन्हें ये बेनिफिट सिर्फ अपने कास्ट के दायरे में रहकर ही मिलेगा। इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग अपने कास्ट आइडेंटिटी को मजबूत बनाने लगते हैं। सोसाइटी में कास्ट कंपटीशन और डिवीजन और भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है जिसमें कास्ट सेंसस किए बिना बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को मेन स्ट्रीम में लाया जाए और लॉन्ग टर्म में सोशल हार्मोनी बना रहे?
इसके लिए पहले ये होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वलिटी की कॉन्सेप्ट है उसे स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया जाए। समाज से अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए स्ट्रांग रूल्स के जरिए। इन्हें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बड़ा स्टेप ये होना चाहिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए। इससे शायद रिजर्वेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। सबको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए फ्री में, चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन। उसी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाए। जब बच्चे एजुकेशन कंप्लीट करके निकले तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ये सरकार के तरफ से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है और इसका फायदा सरकार को होने वाला है। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन के नाम पर जो प्रोमिसेस हमें दिया जा रहा है वो पॉलिटिकल वादे हैं। वो शॉर्ट टर्म में कुछ ग्रुप्स को बेनिफिट्स दे सकते हैं, लेकिन इसके चक्कर में जो असली इश्यूज हैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और यूनिटी वो इग्नोर हो जाते हैं। भारत को कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन के बजाय एक यूनाइटेड और इंक्लूसिव विजन की ज़रूरत है। तब भी इंडिया एक स्ट्रांग, यूनाइटेड और प्रोग्रेसिव नेशन बनेगा। और इसीलिए हमें क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव पॉलिसीज़ में फोकस करना होगा, ना कि कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन पर।